नमस्कार, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह, एसोसिएट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा, जयपुर। आज मैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के अंतर्गत आपको भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य बताने जा रही हूँ। भारतीय समाज का क्षेत्रीय परिदृश्य। भारतीय समाज और उसके निर्णायक भागों और जीवन के विभिन्न पक्षों का अध्ययन समय समय पर अनेक विद्वानों द्वारा किया गया है। एन.के. बोस ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी 1975 में भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया। भारतीय मानवशास्त्रीय सर्वेक्षण संस्थानों के द्वारा भारत के लोगों के संबंध में यथार्थ जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से पीपल ऑफ इंडिया नामक एक सर्वेक्षण 1981 में पूरा किया गया। इस सर्वेक्षण के द्वारा भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण किया गया। भारत में प्रति 10 वर्ष के बाद सरकार द्वारा जनगणना कराई जाती है और इसके माध्यम से भी देश की जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। इसके अतिरिक्त अनेक सरकारी और गैर सरकारी संगठन भी भारतीय समाज के विभिन्न पक्षों से संबंधित अध्ययन समय समय पर करते रहे हैं। ये अध्ययन भी भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य को समझने में योगदान देते हैं। क्षेत्रीय परिदृश्य संबंधित वर्णित स्रोतों के आधार पर ये ज्ञात हुआ है कि भारत में करीब 4,635 समुदाय, 751 अनुसूचित जातियाँ, 635 अनुसूचित जनजातियाँ तथा 1046 अन्य बिछड़े वर्ग पाए जाते हैं। भारत में अनेक धर्मों, प्रजातियों, संस्कृतियों के लोग निवास करते हैं। भारत में कई भाषाभाषी लोग रहते हैं। यहाँ हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, जैन तथा बौद्ध धर्म आदि के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ समय समय पर अनेक प्रजातियों के लोग आए, जैसे आर्य, अनार्य, शंख, पुर्तगाली, फ्रांसीसी आदि। विदेशों से आने वाले लोग यहाँ अपनी अपनी संस्कृति भी साथ लाए। यहाँ लोगों के सांस्कृतिक प्रतिमान और रहन सहन, खान पान, रीति रिवाजों, विधि विधानों और अनुष्ठानों, पूजा पद्धतियों में अनेक अंतर देखने को मिलते हैं। कहने का अर्थ है कि भारत एक विभिन्नता युक्त देश है, लेकिन फिर भी यहाँ विविधता में एकता पाई जाती है। भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य को समझने की दृष्टि से कुछ परिदृश्यों को समझना ज़रूरी है और उन परिदृश्यों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी भौगोलिक परिदृश्य के बारे में। इसके भौगोलिक परिदृश्य की दृष्टि से भारत के 5 प्राकृतिक भाग हैं। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा सिंधु का मैदान, दक्षिण का पठार, राजस्थान का मरुस्थल तथा समुद्र तटीय मैदान। अब इनके बारे में एक एक करके आपको बताऊंगी। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, उत्तर में कश्मीर से नेपाल तक 1600 मील लंबी एवं 150 से 200 मील चौड़ी हिमालय पर्वतमालाएं फैली हुई हैं। इसमें अनेक दरें, ऊंची चोटियां एवं घाटियां हैं। विश्व का सर्वोच्च शिखर एवरेस्ट यहीं स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों ने सदैव ही बाह्य आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की है। इस क्षेत्र में अनेक धार्मिक, दार्शनिक, प्राकृतिक, स्वास्थ्य वर्धक स्थान हैं। यहाँ प्रति वर्ष हजारों सैलानी एवं तीर्थ यात्री आते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान हैं। ये क्षेत्र भगवान शिव की तपोभूमि माना जाता है। इस क्षेत्र में हिंदुओं के अतिरिक्त नागा, गारो, मिकिर, अवोट, अका आदि अनेक जनजातियां रहती हैं। इस क्षेत्र में स्थित दरों के द्वारा भारत का विदेशों से संपर्क एवं व्यापार होता रहता है। ये भारत के प्रवेश द्वार है। गंगा सिंधु का मैदान, हिमालय से लेकर दक्षिणी पठार के बीच का मैदानी भाग उत्तर का बड़ा मैदान कहलाता है, जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सतलुज नदियों के कारण अत्यधिक उपजाऊ है। यही कारण है कि बाह्य आक्रमणकारियों से अपने अधिकार में करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं आक्रमणकारी कि हमें इस पर अधिकार मिल जाए। ये मैदान
2000 मील लंबा और 150 से 200 मील चौड़ा है और इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। देश के लगभग 40% जनसंख्या इसी क्षेत्र में निवास करती है। यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी बहुत है। ये क्षेत्र भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का उद्भव स्थल एवं बाह्य संस्कृतियों का संगम स्थल रहा है। हरिद्वार, प्रयाग, वाराणसी जैसे पवित्र तीर्थ स्थल यहीं स्थित हैं। राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। दक्षिण का पठार। भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप है और एक पठारी प्रदेश है तथा तीन ओर से ये समुंदर से घिरा हुआ है कि तीन ओर से ये समुंदर से घिरा है। उत्तर के बड़े मैदान से एवं सतपुड़ी पर्वत श्रेणियों द्वारा ये भाग अलग हो सकता है। इसका आकार एक त्रिभुज के समान है। ये भाग देश का प्राचीनतम भाग है और अनेक प्रकार की बहुमूल्य धातुओं से परिपूर्ण है। इस क्षेत्र में घने जंगल हैं तथा यहाँ भारत ही नहीं विश्व की प्राचीनतम जनजातियाँ जैसे कदार, चेचू, मलापनम आदि रहती हैं। बहुपति विवाह, टोडा एवं कोटा तथा मातृसत्तात्मक नायर जनजातियां भी इसी क्षेत्र में निवास करती हैं। भारत के मूल निवासी द्रविड़ों का मुख्य निवास यही है। यहाँ द्रविड़ संस्कृति की प्रधानता पाई जाती है। राजस्थान का मरुस्थल। गंगा की घाटी के पश्चिम की ओर एक शुष्क रेतीला भाग है जो थार के मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। रेगिस्तान के कारण ही सिंध से उत्तर की ओर विदेशियों के आक्रमण विफल होते रहे हैं। सोमनाथ से वापस आते समय मोहम्मद गजनवी की विजय वाहिनी इसी मरुभूमि में लगभग लुप्त हो गई थी। धरातल में पानी के अभाव और वर्षा की कमी के कारण ये क्षेत्र बहुत कम उपजाऊ है। ये क्षेत्र राजपूत राजाओं द्वारा शासित रहा है जो अपनी आन बान और शान के लिए पहचाने जाते हैं। यहाँ की जौहर एवं सती प्रथाएं इस इतिहास में उदाहरण रही हैं। यहाँ के निवासियों की संस्कृति, प्रथाएं, वेशभूषा, खान पान देश के अन्य भागों से भिन्न है तथा यहाँ की जलवायु में अत्यधिक विषमता पाई जाती है। समुद्र तटीय मैदान। दक्षिणी पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम के समुद्र तटीय भाग को कोंकण तथा मालाबार कहते हैं। ये भाग पूर्वी तट की अपेक्षा कम चौड़ा है। इसकी औसत चौड़ाई 65 किलोमीटर है। पूर्वी मैदानी भाग को तमिलनाडु तथा आंध्र उड़ीसा तट भी कहते हैं। पूर्व एवं पश्चिमी समुद्र तटीय प्रदेशों में भारत के प्रसिद्ध बंदरगाह जैसे मुंबई, सूरत, सोपारा, कालीकट, गोवा, चेन्नई, विशाखापट्टनम आदि स्थित हैं। इस प्रकार हम देखते हैं, हमने समझा कि भारत की भौगोलिक रचना विविधता लिए हुए है। प्रत्येक भौगोलिक खंड की अपनी संस्कृति है, भाषा है, वेशभूषा है, कृषि है, व्यापार आदि की भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं। भौगोलिक क्षेत्र ने यहाँ के निवासियों के जीवन और संस्कृति को बहुत प्रभावित किया है और इसे एक विशिष्ट रूप प्रदान किया है। अब हम जानेंगे धार्मिक परिदृश्य। धर्म मानव समाज का व्यापक एवं स्थायी तत्व रहा है, जिसे समझे बिना भारतीय समाज के रूप को समझना बहुत मुश्किल है।
भारतीय समाज की धार्मिक रचना को जानने से पूर्व धर्म क्या है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। धर्म मानव का अलौकिक शक्ति से संबंध जोड़ता है। इसका संबंध धर्म का संबंध मानव की भावनाओं, श्रद्धा एवं भक्ति से है। टायलर कहते हैं धर्म आध्यात्मिकता शक्ति पर विश्वास है। क्या कहते हैं टायलर? धर्म आध्यात्मिक शक्ति पर विश्वास है। धर्म का तात्पर्य मनुष्य से श्रेष्ठ उन शक्तियों की संतुष्टि या आराधना से है जिनके संबंध में ये विश्वास किया जाता है कि वे प्रकृति और मानव जीवन को मार्ग दिखाती हैं और उसे मानव जीवन को नियंत्रित करती हैं। इस प्रकार धर्म का संबंध अलौकिक शक्ति में विश्वास से है। इस विश्वास को मानव पूजा, आराधना, कर्म कांडों द्वारा अभिव्यक्त करता है। धर्म में ये विश्वास किया जाता है कि अलौकिक शक्ति प्रकृति एवं मानव जीवन को निर्देशित करती है और नियंत्रित करती है। प्राचीन काल में भारत विभिन्न धर्मों की पुण्य भूमि रहा है। विश्व में शायद ही अन्य कोई ऐसा देश होगा जिसमें धर्मों की इतनी विविधता एवं विभिन्नता है। यहाँ मुख्य रूप से 6 धर्मों की प्रधानता है भारत में। वह हैं हिंदू, इस्लाम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा जैन। लेकिन इसके अतिरिक्त भारत में पारसी, यहूदी, जनजातीय धर्मों को मानने वाले लोग भी हैं। मुख्य धर्मों में भी अनेक समुदाय और मत अंतर हैं। उदाहरण के लिए हिंदू धर्म में शैव, वैष्णव, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, इस्लाम में शिया, सुन्नी, सिख धर्म में अकाली, गैर अकाली, जैन धर्म में श्वेतांबर, दिगंबर आदि प्रमुख संप्रदाय हैं। प्रत्येक संप्रदाय की भी अनेक शाखाएं एवं उपशाखाएं हैं। इस्लाम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म विदेशों से भारत में आए, जबकि हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख धर्मों की जन्मस्थली भारत है। सन 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में विभिन्न धर्मों के अनुयायियों का प्रतिशत इस प्रकार है, जिसे मैं अब इस प्रतिशत को भी मैं संक्षेप में आपको बताने जा रही हूँ। हिंदू 81.4% है भारत में, और इस्लाम को मानने वाले 12.4%, ईसाई 2.3%, सिख 1.9%, बौद्ध 0.8%, जैन 0.4%, पारसी एवं अन्य 0.6% हैं भारत में 2001 की जनगणना के अनुसार। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या हिंदुओं की है तथा 18.6% 18.6% जनसंख्या अन्य धर्मों को मानने वालों की है। हिंदू एवं इस्लाम धर्म मानने वाले सर्वाधिक लोग उत्तर प्रदेश में हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म के सर्वाधिक अनुयायी महाराष्ट्र में हैं। ईसाई धर्म के अनुयायी सबसे अधिक केरल में हैं और सिख धर्म के अनुयायी सबसे अधिक पंजाब में हैं। पारसी धर्म के मानने वाले सबसे अधिक मुंबई में हैं। चूँकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसलिए यहाँ सभी धर्मों को फलने फूलने, उनका प्रचार प्रसार एवं विकास करने की पूरी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म राज धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। विभिन्न धर्मों के बीच अंत्यक्रिया के कारण उनके अनुयायियों ने एक दूसरे की धार्मिक विशेषताओं को भी ग्रहण किया है। श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की प्रक्रिया द्वारा इसका उल्लेख किया है। इसके अंतर्गत जनजातीय लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक तत्वों, संस्कृतिकरण की बात बता रही हूँ, इसके अंतर्गत जनजातीय लोगों ने
जनजातीय लोगों ने हिंदुओं के धार्मिक तत्वों, देवी देवताओं, उत्सवों, त्योहारों एवं जीवन पद्धति को स्वीकार किया है। राजस्थान के भील एवं मीना तथा झारखंड के संथाल और मुशार तथा इसी प्रकार अन्य जो जनजातियां हैं उनका हिंदूकरण हो रहा है या वो हिंदूकरण कर रही हैं। छोटा नागपुर के ओराव हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं, गोमांस नहीं खाते। इसी प्रकार मुंडा लोग जीवन पथ के संस्कारों को संपन्न कराने हेतु ब्राह्मणों को बुलाते हैं। कई जनजातियां सत्यनारायण की कथा एवं हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं। यहाँ मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि श्रीनिवास ने जो संस्कृतिकरण की प्रक्रिया का उल्लेख किया है उसके अंतर्गत उन्होंने ये विवेचना की है कि किस तरह जनजातियों का हिंदूकरण या हो रहा है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में कई हरिजनों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया है। इस धर्म परिवर्तन का कारण धार्मिक कट्टरपंथी होना तथा आर्थिक प्रलोभन भी मुख्य है। कई अछूत एवं बिछड़े हिंदुओं ने भी ईसाई और इस्लाम धर्म स्वीकार किया है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ भाषीय परिदृश्य। अभी मैंने आपको बताया धार्मिक परिदृश्य, भाषीय परिदृश्य यहाँ टाइप नहीं हुआ है लेकिन आप उसे समझ लीजिए। भाषीय परिदृश्य, मानव का भाषा के साथ बहुत निकट का संबंध है। भाषा के माध्यम से मानव समूह आपस में अंतःक्रिया करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के माध्यम से ही संस्कृति से संबंधित विभिन्न तत्व लिखित रूप में संचित किए जाते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किए जाते हैं। वास्तव में भाषा सामुदायिक जीवन का एक प्रमुख आधार है। भाषा को परिभाषित करते हुए हटन एवं हंट ने लिखा है कि एक भाषा आवाज़ों का एक समूह है जिसमें प्रत्येक आवाज़ को एक अर्थ प्रदान किया जाता है। संक्षेप में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन ध्वनि संकेतों को काम में लिया जाता है उन्हीं से मिलकर बनने वाली व्यवस्था को भाषा कहा जाता है। भारत की भाषाई संरचना समझ लीजिए। भारत एक बहुभाषाई राष्ट्र है, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। सर्वेक्षणों से ज्ञात हुआ है कि भारत में लगभग 179 भाषाएं तथा 544 बोलियां प्रचलित हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में 1650 भाषाएं एवं बोलियां पाई जाती हैं। प्रत्येक भौगोलिक क्षेत्र या उप क्षेत्र की अपनी एक भाषा या बोली होती है। भारत में जितनी भी भाषाएं हैं उन्हें 3 भाषाई परिवारों में बांटा जा सकता है। भारत में जितनी भाषाएं हैं उन्हें हम 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। एक, इंडो आर्यन भाषा परिवार, इसके अंतर्गत आती है हिंदी, उर्दू, बंगला, असमिया, उड़िया, सिंधी, मराठी, गुजराती, राजस्थानी, बिहारी, हिमाली आदि भाषाएं। जो दूसरा है वह है द्रविड़ भाषा परिवार। पहले मैंने बताया इंडो आर्यन भाषा परिवार, अब बता रही हूँ द्रविड़ भाषा परिवार। इसमें तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम आदि भाषाएं आती हैं। अब जो तीसरा है वो है ऑस्ट्रिक भाषा परिवार। इसमें संथाली, खासी, हो, खड़िया, कोरवा, कोरकू, मुंडारी आदि भाषाएं प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त चीनी, तिब्बती परिवार की भाषाएं जैसे मणिपुरी, नेवाड़ी, लेप्चा एवं नागा भाषा का भी प्रचलन है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें असमिया, बंगला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़,
कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, डोगरी, बोडो, कोंकणी और संथाली हैं। इनमें से अधिकांश की अपनी एक लिपि है। इनमें हिंदी का स्थान प्रमुख है, जिसे देश के लगभग 30% लोग बोलते हैं। कितने प्रतिशत? हिंदी को भारत के 30% लोग बोलते हैं। कुछ भाषाओं को बोलने वाले लोगों की संख्या 4-5 लाख है, तो कुछ की 1 लाख। इन विभिन्न भाषाओं को बोलने वालों के बीच परस्पर अंतःक्रिया होती रहती है। इससे भाषाएं समृद्ध होती हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ भाषाई परिदृश्य जो है वो टाइपिंग से वंचित रहा, तो अब मैं आपको इसके बाद बता रही हूँ क्षेत्रीय परिदृश्य। भारत एक विशाल देश है, जिसमें भिन्नताओं के कारण प्रत्येक क्षेत्र में समान आधार पर समाज व्यवस्था का निर्मित होना संभव नहीं हो पाता। यहाँ उत्तर और दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम के बीच हजारों मील का फासला है। उत्तर में पहाड़ है तो दक्षिण में समुद्री तट है। पश्चिम में ही एक और गंगा यमुना का उपजाऊ मैदान है, तो दूसरी ओर पहाड़ी, पठारी तथा जंगली प्रदेश भी है। यहाँ लोगों को अपनी आजीविका कमाने के लिए कठिन मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ क्षेत्रीय विभिन्नताएं इतनी अधिक हैं कि कहीं कहीं तो अनेक समूह आज भी आदिम अवस्था में जीवन यापन कर रहे हैं और कहीं आधुनिक अवस्था में विलासतापूर्ण जीवन जीते हैं लोग। कहीं लोग पशुपालन और कृषि के माध्यम से आजीविका कमा रहे हैं, तो कहीं बड़े बड़े उद्योग धंधों की सहायता से जीवन यापन हो रहा है। स्पष्ट है कि इस देश को विविधता प्रदान करने में क्षेत्रीय भिन्नताओं का भी काफ़ी योग है। चलिए अब हम जानेंगे प्रजातीय परिदृश्य को। भारत विभिन्न प्रजातियों के संगम स्थल के नाम से जाना जाता है। प्राचीन काल में ही भारत में आक्रमणकारियों के रूप में विदेशियों का आना हुआ, जिससे प्रजातीय भिन्नता एवं मिश्रण हुआ और यहाँ मुख्य रूप से द्रविड़ और आर्य प्रजातीय समूह के लोग अधिक आए। यहाँ देश के पूर्वी भागों में मंगोल प्रजाति से संबंधित लोग भी हैं। यहाँ समय समय पर अनेक प्रजातीय समूह जैसे ग्रीक, शंख, हूण, कुषाण, यवन आदि आक्रमणकारियों के रूप में आए और धीरे धीरे भारतीय समाज का एक अंग बन गए। यहाँ प्रजातीय मिश्रण भी काफ़ी हुआ। यहाँ की जनसंख्या में जो शारीरिक लक्षण है वो दूसरी प्रजातीय समूह के जो भारत में आए उनके भी पाए जाते हैं। यही कारण है कि यहाँ काले, गोरे और पीले को कहते हैं पीत रंग के लोग मिलते हैं, क्योंकि भारत में प्रजातीय मिश्रण के कारण ये शारीरिक लक्षण पाए जाते हैं। अब हम देखेंगे जनसंख्यात्मक परिदृश्य। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यहाँ की जनसंख्या में संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही प्रकार के परिवर्तन हो रहे हैं। 1901 में भारत की जनसंख्या 23 करोड़ से कुछ अधिक थी और वहीं आज ये 121 करोड़ तक 2001 की जनगणना के अनुसार बता रही हूँ 121 करोड़ पहुँच चुकी है। यहाँ स्त्री पुरुष के अनुपात में अलग अलग क्षेत्रों में भी भिन्नता देखने को मिलती है। देश की संपूर्ण जनसंख्या में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात भारत में कम है। वर्तमान में 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 62.37 करोड़ पुरुष थे और 58.64 करोड़ महिलाएं थी। भारत में 2008 में प्रति हजार जन्म दर 22.8 मतलब 22.8 थी और मृत्यु दर 7.4 थी
और सन 2011 में प्रति हजार जन्म दर 26.1 और मृत्यु दर 8.7 होने का अनुमान है। जनसंख्या संबंधी घनत्व में भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। देश में जनसंख्या का घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। यहाँ ग्रामीण जनसंख्या 68.84% है और शहरी जनसंख्या 31.16% है। यहाँ कुल जनसंख्या में 73% लोग साक्षर हैं, यानी लिटरेटी मतलब जो शिक्षित हैं लोग वो 73% है। अब हम देखेंगे सांस्कृतिक परिदृश्य। भारत में प्रथाओं, वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, कला आदि के दृष्टिकोण से काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। प्रत्येक क्षेत्र के लोगों की अपनी विशिष्ट प्रथाएं हैं। यहाँ तक कि एक ही क्षेत्र के विभिन्न धार्मिक समूहों की प्रथाओं में भी बहुत अंतर है। यहाँ वेशभूषा का अगर हम लें तो ये कहा जा सकता है कि उत्तर और दक्षिण के लोगों की, ग्रामीण और नगरीय लोगों की, हिंदू और मुसलमानों की, परंपरावादी और आधुनिक कहे जाने वाले लोगों की वेशभूषा में भी अंतर देखने को मिलता है। खान पान की दृष्टि से अगर हम देखें तो विभिन्न भागों में खान पान में काफ़ी भिन्नता है। जैसे पंजाब में गेहूँ, राजस्थान में ज्वार, बाजरा और मक्का, बंगाल में चावल एवं मछली मुख्य भोजन है। इसी प्रकार वेशभूषा में पंजाब में सलवार कुर्ता, राजस्थान में धोती कुर्ता एवं साफा, बंगाल में धोती कुर्ता, दक्षिण में लुंगी और कुर्ता आदि प्रचलन में है। इसी प्रकार से स्त्रियों के पहनावे में भी भिन्नता है। यहाँ कुछ जातियाँ एवं धार्मिक समूह शाकाहारी हैं तो कुछ समूह मांसाहारी हैं। के.एम. सिंह के अनुसार भारत में 20% जातियां ही शाकाहारी हैं, शेष जातियां मांसाहारी हैं। विभिन्न क्षेत्रों में कला, संगीत और नृत्य की दृष्टि से भी भिन्नता दिखाई पड़ती है। कहीं कोई नृत्य की शैली प्रचलित है तो कहीं पर दूसरी नृत्य की शैली प्रचलित है। यहाँ मंदिरों, मस्जिदों, चर्च तथा स्तूपों आदि में कला की भिन्नता का सरलता से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि हम उन्हें देख सकते हैं। और यही बात संगीत और नृत्य के संबंध में भी है। पंजाब में जैसे लोहड़ी और भंगड़ा, राजस्थान में घूमर, गुजरात में गरबा, दक्षिण में भरतनाट्यम नृत्यों की प्रधानता है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रांतों के उत्सव त्योहारों में भी भिन्नता है। स्थानीय देवी देवताओं में भी भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न भागों में लोगों के विश्वासों, नैतिकता संबंधी धारणाओं और वैवाहिक एवं अन्य निषेधों में भी काफ़ी भिन्नता देखने को मिलती है। यहाँ एक विवाह, बहुपति विवाह एवं बहुपत्नी विवाह को मानने वाले लोग भी हैं। पितृसत्तात्मक एवं मातृसत्तात्मक दोनों ही प्रकार की परिवार व्यवस्था भारत में पाई जाती है। अभिजात तथा जनसाधारण। इस देश में संख्यात्मक दृष्टि से नेताओं या अभिजात वर्ग एलीट ग्रुप की तुलना में जनसाधारण का अनुपात अन्य विकसित देशों की बजाय बहुत अधिक है। गुणात्मक दृष्टि से जनसाधारण और अभिजात वर्ग के बीच काफ़ी अंतर है। यहाँ करीब 74% लोग ही शिक्षित हैं और उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या बहुत ही सीमित है। यहाँ शिक्षा की अवधारणा और अधिकतर विषय वस्तु का स्रोत भी विदेशी संस्कृति है। जनसाधारण और अभिजात वर्ग के लोगों में जीवन शैली की दृष्टि में भी भिन्नता पाई जाती है। जनसाधारण में परंपरावादी लोग ज़्यादा हैं तो अभिजात वर्ग में आधुनिक लोग ज़्यादा हैं। यहाँ तक कि आधुनिक कहे जाने वाले लोगों में भी परंपरा और आधुनिकता दोनों का ही प्रभाव विभिन्न अवसरों पर विभिन्न अंशों में देखा जा सकता है। यहाँ जनसाधारण और अभिजात वर्ग के बीच संचार मतलब व्यवहार भी कम ही पाया जाता है। जनजातीय परिदृश्य। 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 6
6.78 करोड़ से भी अधिक जनजातीय लोग निवास करते थे। वर्तमान में ये संख्या 8 करोड़ से अधिक हो चुकी है। प्रत्येक जनजातीय समूह की अपनी विशिष्ट संस्कृति और एक जीवन पद्धति होती है। कुछ जनजातियां अब भी अपने विकास की आदिम अवस्था में हैं, तो कुछ जनजातियां बहुत सभ्य हो चुकी हैं और आधुनिक ढंग का जीवन जी रही हैं। जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक जनजातीय लोग निवास करते हैं और इसके बाद क्रम से मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मैंने बताया छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद झारखंड, उड़ीसा, बिहार, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र एवं असम राज्य आते हैं जिनमें जनजातीय लोग निवास करते हैं। ये क्रम मैंने ज़्यादा से कम होता हुआ आपको बताया है कि कहाँ कहाँ जनजाति के लोग किन राज्यों में निवास करते हैं। शेष प्रांतों में इनकी संख्या बहुत कम है। दक्षिण भारत की कदार और पलियान एवं पनियान शिकार एवं फल फूल संकलित कर अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो नीलगिरी की पहाड़ी पर रहने वाले टोडा एवं हिमालय के गुर्जर पशुपालक हैं। उत्तर पूर्वी एवं मध्य भारत की जनजातियां कृषि करती हैं, तो बंगाल, झारखंड, असम एवं उड़ीसा की जनजातियां खानों, कारखानों और चाय के बागानों में काम करती है। विभिन्न जनजातियों के खान पान, परिवार, विवाह, नातेदारी व्यवस्था में अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत में 635 जनजातीय समूह हैं। जातीय परिदृश्य, ये अंतिम परिदृश्य मैं आपको बताने जा रही हूँ। भारत में 6635 जातीय समूह है। प्रत्येक जाति के अपने खान पान, विवाह, सामाजिक सहवास के नियम हैं। जातियों का संबंध एक निश्चित व्यवसाय से भी है और विभिन्न जातियों के बीच ऊंच नीच का संस्तरण भी है, उतार चढ़ाव। इस आधार पर ये परस्पर छुआछूत बरतती हैं। कुछ जातियां ऐसी हैं जो एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित है, जैसे मराठा, मेहर एवं मंग महाराष्ट्र में, पाटीदार एवं कुनवी गुजरात में, कामा एवं रेड्डी आंध्र में, और इसी प्रकार इजाहवा केरल में ही पाए जाते हैं। संपूर्ण भारतीय समाज विभिन्न जातीय खंडों में विभक्त है। भारतीय समाज एवं संस्कृति की मगर अनूठी विशेषता ये है कि यहाँ विविधता में एकता है। इस विशेषता ने ही इसे अनंत काल से अब तक जीवित रखा है। भारत में प्रजाति, धर्म, संस्कृति एवं भाषा की दृष्टि से अनेक भिन्नताएं पाई जाती हैं। इन भिन्नताओं के होते हुए भी संपूर्ण राष्ट्र में एकता देखने को मिलती है। थैंक यू।